Hello and welcome. And today we will learn come with the fourth part of Delhi Sultanate. It's literally a big title of the Delhi Sultanate. Just that's why we have in a different parts and part. Today we will reach on a part 4. पहुंच गए हैं पार्ट 4 पे, लेकिन इसके बाद अभी हमें और ज़रूरत है नेक्स्ट पार्ट में, तो इसलिए अब और ज़्यादा नहीं खींचेंगे. एक पार्ट में आपको जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे ही स्टार्ट करेंगे. अपने सैयद एंड लोदीज़ को हम एक साथ पढ़ेंगे. क्लियर? तो आज ये 4th पार्ट है एंड देन रेस्ट 5th पार्ट और रह जाएगा आपका. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 7 दिल्ली सल्तनत द तुगलक पार्ट 4. इस में हम पढ़ेंगे जो सबसे पहले आए थे स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी एंड देन आए थे तुगलक्स. तो तुगलक्स में कौन आया सबसे पहले और कैसे इसका वाइंड अप हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसका स्टार्टिंग हुआ 1320 सीई से. सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ते हैं 1320 सीई टू 1399 सीई तक तुगलक डायनेस्टी रन करा. अब तुगलक डायनेस्टी आ गई है और यहाँ पे बात करेंगे हम अपने फर्स्ट रूलर की, तुगलक की, जो कि है गियास उद दीन तुगलक. कौन है ये? गियास उद दीन तुगलक. ये क्या थे? ये गवर्नर थे. गवर्नर थे कौन से? गवर्नर जनरल थे ये खुसरो खान के. खुसरो खान जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था. खुसरो खान के आगे लिख देती हूँ खिलजी. ठीक है, खुसरो खान खिलजी ये लास्ट रूलर था. इसको किल करके ये जो हमारे गियासुद्दीन तुगलक हैं ये सुल्तान बन गए. क्लियर? और स्टार्ट किया हमारा द तुगलक्स को. ये तुगलक थे तो इन्होंने तुगलक डायनेस्टी के ये फाउंडर भी कहे जाते हैं और इन्होंने ही आगे तुगलक डायनेस्टी को बढ़ाया था. तो ये कौन थे? खुसरो खान खिलजी के गवर्नर थे जिनको की मार के और ये खुद गद्दी पे बैठ गए. तो स्टार्टिंग कब से हुई? कब मारा? 1320 में. व्हेन ही वाज किल्ड है 1320 सीई में. जब उस टाइम पे मारा और उसके बाद ये खुद राजा बन गए. लेकिन कहा जाता है, जैसा इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया है, कि ये बहुत ही जेनरस, काइंड और वाइज, बुद्धिमान राजा में से एक थे. गियासुद्दीन को ने टाइटल लिया था, वैसे इनका नाम था गाजी तुगलक. अगर हम वैसे इनकी बात करें तो इनका नाम था गाजी तुगलक, लेकिन इन्होंने टाइटल लिया था. अगर आपसे पूछे गाजी तुगलक का टाइटल क्या है, तो उनका टाइटल नेम है गियासुद्दीन तुगलक. क्लियर? तो 3 चीजें समझ लिया आपने. तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई गियासुद्दीन तुगलक से, जो कि गवर्नर थे खुसरो खान खिलजी के. इनको मार के ये खुद सुल्तान बन गए. और कब बने? 1320 सीई में. इनका पहले नाम था गाजी तुगलक और इन्होंने इनको या फिर टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किया गियासुद्दीन तुगलक. भाई अब सुल्तान बन गए तो बड़ा नाम चाहिए था, बड़ा नाम था तो गियासुद्दीन तुगलक बना लिया इन्होंने अपना नाम. चलिए, तो ये बात हो गई गियासुद्दीन तुगलक की. गियासुद्दीन तुगलक पूरे 5 इयर्स 1320 से 1325 सीई तक ये राजा रहे. मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स के लिए. ठीक है, 5 साल के लिए ये राजा बने. और उसके बाद इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड किया. बंगाल तक ये पहुंच गए अपने एनेक्शन करते हुए, हड़पते हुए राज्यों को. और लास्ट में 1325 में इनकी डेथ हो गई. और वहीं से स्टार्ट होती है हमारे नए राजा, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक. एंड एक बात बताऊं, ये मेरे बहुत फेवरेट है. फेवरेट इन द सेंस, फेवरेट क्यों है? ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे राजा थे. मैं आज तक जज ही नहीं कर पाई कि ये अच्छे राजा थे या नहीं थे. अब आप इनको पढ़ो और मुझे बताना कि ये मैम ये अच्छे राजा थे या नहीं थे. क्लियर? चलिए, तो तुगलक, एक गियासुद्दीन तुगलक के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ये एक ऐसे
तुगलक। ये 1325 से इनका जो राज था वो शुरू हो गया और 1351 तक इनका शासन चला। ये सुल्तान रहे। इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग भी कहा जाता है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग क्यों कहा जाता है, पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्होंने ऐसी क्या बातें कर दी थी कि लोग इनको कंट्रोवर्शियल किंग कहने लगे थे, तुगलक या सुल्तान छोड़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज द बेस्ट रिमेंबर्ड एज अ रूलर। इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है कि ये इतने बेस्ट थे। एक्चुअली जब तुगलक डायनेस्टी आई तो ऑलरेडी इतना एम्पायर बढ़ चुका था भाई। पहले स्लेव डायनेस्टी ने बढ़ाया, फिर खिलजी ने बढ़ाया और फिर तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक बंगाल तक पहुंच गया था। तो ऑलरेडी इनके पास एक अच्छी भारी भरकम सेना थी, पैसा था। दिल्ली का सुल्तान होना उस टाइम बहुत बड़ी बात माना जाता था पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं या इंडिया का जो एरिया था वहीं पे नहीं, बल्कि एक जो आप कह सकते हो साउथ एशिया में ही बहुत बड़ी बात थी कि कोई दिल्ली का सुल्तान है। तो इसी चीज़ से अब उनको जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनको मिल गया, पूरा अडॉप्शन मिल गया, एक साथ सब कुछ, एम्पायर मिल गया, पैसे मिल गए, सोल्जर्स मिल गए और अच्छा खासा जमा हुआ एक सल्तनत मिल गया। इन्होंने ये दिमाग इन्होंने लगाए, बट दिमाग लगाते वक्त इन्होंने शायद कहते हैं ना कि अगर आप नकल के लिए भी अकल चाहिए, या ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ करने चलो तो उसके बारे में उसको प्लान करो, है ना। जैसे आप स्टडीज़ करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे जो बच्चे शुरू से लग जाते हैं कि अच्छा हम ना जो पीटीज होते हैं हमारे, जो एफएज होते हैं, हम उसमें भी अच्छे से करें एंड देन हम नेक्स्ट एग्जाम्स में भी अच्छा करें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल आ रहे, अच्छा अभी द डे आफ्टर टुमारो हमारा एग्ज़ाम है तो आज हम बुक खोल के बैठ रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग पहले से प्री प्लानिंग करते हैं और जो बिल्कुल से कूद जाते हैं मैदान में कि आओ चलो देखेंगे क्या होता है ना। तो जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कुछ ऐसे ही थे कि आओ चलो कूद जाते हैं मैदान में और बाद में देखेंगे क्या होगा। तो ये कुछ इस तरीके के किंग थे। ये प्लानिंग नहीं करते थे, इनको राजा थे तो ये बस ऑर्डर करते थे और चीज़ें होनी शुरू हो जाती थी। जब रिजल्ट आता था उस चीज़ का तब जज किया जाता था कि ये डिसीजन सही है या गलत है। तो आ जाते हैं इनके सबसे पहले पॉइंट पे, जो था फर्स्ट पॉइंट है जो कि है दोआब टैक्सेशन। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला एक काम किया, दोआब लैंड बोला जाता है बच्चों जो हमारी गंगा जी निकली हैं और उसके बाद जो हमारे यहाँ से यमुना जी हैं। तो ये जो बीच का एरिया है ना, दो नदियों के बीच का एरिया है, क्लियर। ये गंगा है, ये यमुना है, तो दो नदियों के बीच का जो एरिया है, पहले हमारे पास मोटर नहीं होता था, ठीक है, समरसेबल्स नहीं होते थे, पानी का एकमात्र जरिया होता था या तो रेन वाटर आ जाए, टाइम पे बारिश हो जाए, और या फिर जो नदी है वहाँ से पानी अपने खेतों को लोग देते थे। और उस टाइम पे सबसे, आज भी है, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर फर्स्टली जो ऑक्यूपेशन है वो माना जाता है यहाँ पे। तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर मेन था। तो ये जो गंगा नदी है और ये जो यमुना नदी है, इनके बीच के एरिया को दोआब कहते थे। क्या बोलते थे? दोआब। ये जो दोआब का एरिया होता था ये मोस्ट फर्टाइल एरिया कहलाया जाता था। फर्टाइल मतलब जहाँ जो अनाज है, क्रॉप्स हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है, उनको पानी की कमी नहीं होती। प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए? सनलाइट, सॉइल और पानी। तो सॉइल तो है ही वहाँ पे, पानी नदी है वहाँ पे, ठीक है, सनलाइट उनको मिल रहा है। तो इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो फर्टाइल एरिया था, सबसे ज़्यादा जहाँ अनाज ग्रो किया जा सकता था, वो जगह थी दोआब। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब ये सुल्तान बने, इन्होंने दोआब पे टैक्सेशन लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। वो तो पहले भी लग रहा था, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम खिलजी को पढ़ा तब भी हमने पढ़ा कि उन्होंने 3 तरीके के टैक्सेस लगा रखे थे। तो टैक्सेस सबने लगाए थे, लेकिन जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने कुछ अलग तरीके से टैक्स लगा दिया। क्या किया इन्होंने बोला देखो भाई, मेरे को इतना चाहिए। जैसे उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। खिलजी में हमने क्या पढ़ा था, उन्होंने ये बोला था आपके पास जितना प्रोडक्शन होता है उसका 50% मुझे चाहिए। जिस साल कम प्रोडक्शन होगा उस साल आप मुझे कम दोगे,
ठीक है, कि जिस साल आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ज़्यादा होगा उस साल आप मुझे ज़्यादा दोगे। तो खिलजी ने बहुत दिमाग से काम लिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं नहीं 50% वाला कोई काम नहीं करेंगे, हम करेंगे, मुझे तो इतना चाहिए, तुम अपना काम अपने आप देख लो। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला ये क्या बात हुई, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई। उन्होंने बोला क्यों, तुम तो दोआब के फार्मर हो ना, दोआब में तो इधर भी नदी है इधर भी नदी है, क्यों तुम्हें पानी की क्या कमी है। तो लोगों ने बताया कि पानी में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, हमारी फसलें डूब जाती हैं। बट जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, भाई सुल्तान थे, किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने बोला मेरे को मतलब नहीं है, मुझे इतना टैक्स चाहिए, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट क्या निकला, इनको बहुत बार जो फार्मर्स हैं या जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, इनको सुल्तान मानने से ही मना कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पहला स्टेप रखा जो कि फेल हो गया। आते हैं इनके नेक्स्ट कि इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था। तो इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का चेंजमेंट कर दिया इन्होंने। चलो चेंजमेंट कर दिया तो कर दिया, इल्तुतमिश ने भी किया था। कैसे किया था, हम लोगों ने पढ़ा था। इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो उनकी कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। लेकिन जब इल्तुतमिश जब दिल्ली, उन्होंने सोचा कि अब मेरा जो एरिया है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है, मैं दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाऊंगा। बट उस टाइम का ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने शिफ्ट कर ली, बात खत्म। लेकिन इनके में आप सुनना, इनके में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन्होंने 2 बार करी। मतलब इतने फ्री बैठे थे कि कोई काम नहीं है, चलो कैपिटल चेंज करते हैं, उसके थे। इन्होंने किया, पहला था दिल्ली, ये पहले दिल्ली सुल्तान थे तो दिल्ली इनकी कैपिटल ऑलरेडी थी। दिल्ली से ये गए कहाँ पे गए, ये गए दौलताबाद। दौलताबाद, दौलताबाद बच्चों डेक्कन के एरिया को बोला जाता है, क्लियर। डेक्कन का जो एरिया था उसको इन्होंने ही नाम चेंज करके उसको दौलताबाद नाम रख दिया था। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार इन्होंने चेंज की अपनी कैपिटल। इन्होंने बोला दिल्ली नहीं रहेंगे, अब हम दौलताबाद जाएंगे। क्यों जाएंगे, रीजन बहुत अच्छा होता था इनका, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमको साउथ इंडिया को भी कैप्चर करना है या हमको उसकी भी देखरेख करनी है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में तो हम फैल चुके हैं, हमारा बहुत अच्छा सा चल रहा है, अब हमको साउथ में भी अपने एम्पायर को बढ़ाना है। ये सोच के इन्होंने क्या किया, डेक्कन जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और आपके तेलंगाना का बीच का पॉइंट जो बनता है उसको हम डेक्कन कहते हैं। तो इन्होंने वहाँ की एक सिटी को चुना, दौलताबाद नाम दिया और वहाँ अपनी कैपिटल शिफ्ट कर गए। फिर चलिए कैपिटल शिफ्ट करके बात समझ में आती है। यहाँ इन्होंने अपना काम क्या कर दिया, यहाँ इन्होंने क्या किया कि बोला कि जो लोग हैं ना मेरी कैपिटल के, जो मेरी प्रजा है, ये भी मेरे साथ चलेगी। बात समझ में आ गई। अब इनका कंट्रोवर्शियल जो स्टैंड है वो आपको समझ में आएगा। इन्होंने बोला दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो रहे हैं, प्रजा ने बोला बढ़िया है, जाओ जहाँ जाना हो, राजा है, जहाँ मर्जी आप जा सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चल रहे हो। और इन्होंने सारी प्रजा को बोला चलो मेरे साथ। वो प्रजा उठी इनके साथ चलने को, चल गई। राजा का ऑर्डर था, मना कर नहीं सकते थे। प्रजा चली। कहा जाता है, ऐसा मतलब बुक्स में है, अप्रोक्स हम नहीं दे सकते कोई वो, कि लगभग 1 लाख लोग गए थे दिल्ली से दौलताबाद, क्लियर। दिल्ली से दौलताबाद गए, रास्ते में पानी की व्यवस्था नहीं, गाड़ियां नहीं थी, बच्चे बूढ़े जो बीमार लोग हैं पैदल चलते थे, घोड़े पे सामान है, ठीक है, ऊंट पे सामान रखा हुआ है, तो इतना लोगों के बैठने के लिए भी जगह नहीं था। अब लोग पैदल पैदल महीनों के चलते हुए पहुंचे, 3 महीने में दौलताबाद पहुंचे। जैसे तैसे लोगों ने अपने नया घर, नई जगह रहना शुरू किया, बनाया। अब उनको समझ में आया मोहम्मद बिन तुगलक को कि नहीं भाई, ये जो दौलताबाद है ना, हम दौलताबाद में साउथ को तो कैप्चर कर लेंगे, बट मेरी दिल्ली छूट जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली है उस पर बहुत सारे दूसरे राजाओं ने अपनी नज़र गड़ा के वो बैठे हुए थे। इनको 1 साल के अंदर ही ये बात रियलाइज हो गई। उन्होंने बोला नहीं, अब हम दौलताबाद में नहीं रह सकते, अब हम कहाँ जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, वापस हम दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाएंगे। एंड देन अगेन उन्होंने क्या किया, दौलताबाद से उठे और सारा सामान बांधा और फिर से अपनी प्रजा को बोला
कि भाई अब वापस चलो। अब प्रजा वही बात कि सुल्तान कह रहे हैं मानना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं, अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये मार देंगे। वापस से सारी जो प्रजा थी उसने अपना पैक किया सामान और वापस अपने जो सुल्तान है उनके साथ दिल्ली की ओर चल पड़ी। कहते हैं कि इस आवाजाही में दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली एक साल के अंदर लगभग जो 1 लाख लोग सुल्तान के साथ गए थे और जब वो वापस आए तो वो सिर्फ 10,000 ही रह गए थे। बाकी सारे लोग बीच रास्ते में या तो उनको जानवरों ने मार दिया, या तो उनको लुटेरों ने मार दिया, या फिर वो भूखमरी और अपनी तबीयत से परेशान होकर वो मर गए। बहुत सारे छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग मर गए। तो इस वजह से अब आपको समझ में आया कि इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंट्रोवर्सी का, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी क्या थी? ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम कॉपर कॉइन। क्या करा था इन्होंने? पहली बार कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था जनता से। ये 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अप्रॉक्स हम लोग, है ना, 1325 टू 1351। तो ये कब की बात हो रही है? अप्रॉक्स 14th सेंचुरी की बात हो रही है। 14th सेंचुरी में टाइम ऐसा आ चुका था कि जो सिल्वर है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, और उससे पहले जो भी हमारे स्लेव थे, खिलजीज थे, इन्होंने सिल्वर कॉइन, हमने पढ़ा था टका और जीतल पढ़ा था ना, इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि मैं ना उसकी जगह टोकन कॉइन चलाता हूँ। टोकन इन द सेंस, आप जब भी कहीं बाहर कुछ खाना खाने जाते हो कई बार, तो वो वहाँ क्या करते हो, काउंटर पे आप कैश जमा करते हो कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उसका काउंटर पे कैश जमा करते हो और वो आपको एक टोकन प्लास्टिक का या कुछ रिटन लिखा हुआ कुछ दे देता है। आप क्या करते हो, वो जाके आप अंदर रेस्टोरेंट में देते हो और वो आपको आपकी आइसक्रीम दे देता है। क्लियर? ऐसे ही इन्होंने भी एक टोकन करेंसी चलाई, कॉपर, सिल्वर की जगह कॉपर। बट इन्होंने ये नहीं बोला कि वो तुम मुझे दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने टोकन करेंसी, इन्होंने बोला ये रहा चांदी का सिक्का, ये रहा कॉपर का सिक्का, दोनों बराबर है मेरे लिए। लोग भी चालू थे उस टाइम, उन्होंने बोला अच्छा दोनों बराबर है, अच्छा ठीक है। तो जब भी पीजेंट्स को टैक्स देना होता था, सरकार को, सुल्तान को कुछ चीज़ देनी होती थी, तो वो कॉपर कॉइन्स दे आते थे और अपने पास जमा करके क्या रखते थे, सिल्वर कॉइन्स को। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो सुल्तान का खजाना है वो खत्म हो गया और लोगों ने अपने घरों में भर भर के सिल्वर कॉइन्स रख लिए। तो ये था थर्ड नंबर कि इनको कंट्रोवर्शियल किंग क्यों कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ नंबर। ये नंबर है आपका प्रपोज्ड खोरसन एक्सपेंडिशन। प्रपोज्ड खोरसन एक्सपेंडिचर। अब ये खोरसन एक्सपेंडिचर क्या है? खोरसन एक जगह का नाम है जो कि इराक, गल्फ कंट्रीज में पड़ता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के पास ईरान और इराक है, वहीं पे एक जगह है खोरसन। तो इन्होंने डिसाइड किया कि देखो अफगानिस्तान हमारा है, इंडिया हमारा है, इंडिया का आसपास का एरिया भी काफ़ी वाइड था, वो भी हमारा है। अब कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं इराक, ईरान। अब हम गल्फ कंट्रीज को भी अपने कंट्रोल में करेंगे और वहीं वो पहुंच जाते हैं खोरसन और इराक, ये जगह का नाम है, वहाँ पर। अब वहाँ पे भी जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी बनाई, ठीक है। और आर्मी बनाने के लिए इन्होंने एक इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया उस आर्मी के लिए, इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया इन्होंने इस आर्मी के लिए कि इनके खुद के जो खजाने थे या इनके खुद के जो शौक थे वो पूरे करने के लिए पैसे नहीं बचे। अब आर्मी जाना नहीं चाहती थी, सैनिक जाना नहीं चाहते थे, गल्फ कंट्री कौन जाएगा पैदल पैदल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लालच दिया, इन्होंने बोला अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे सैनिक बनके, सोल्जर बनके, तो मैं तुम्हारी फैमिली को या तुमको पूरे 1 साल की सैलरी एडवांस में दूंगा,
ठीक है, लोग खुश हो गए, बोले अरे इतनी सैलरी, चलो चलो सेना भी बहुत बड़ी है, राजा के पास भी तोप हैं, ये हैं वो हैं, जीत जाएगा, जब इतनी 1 साल की सैलरी दे रहा है तो कुछ तो इसने प्लान कर रखा होगा। लोगों ने बोला ठीक है हम चलेंगे आपके साथ। अब लोगों ने हामी भर दी, उन्होंने सबको, जिसने जिसने हामी भरी उन्होंने सबको 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। एडवांस में सैलरी कहाँ से देंगे? अपने खजाने में से देंगे। उनका ट्रेजर जो था वो बिल्कुल खाली हो गया। लास्ट में जो इराक था या खुरसन था उस पर भी ये अटैक नहीं कर पाए और फाइनली ये लॉस में चले गए। मतलब ना तो इन्होंने अटैक किया और ना ही ये अब कहाँ से लोगों को पकड़ के लाते। आज तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो बैंक से लोन लो तो वो पकड़ के ले जाते हैं आपको, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। तो कुल मिला के जो इनका ये 4th एक्सपेंडिचर है ये भी गलत साबित हुआ, ये भी इनका बेकार चला गया। फिर आता है आपके में दिया है कुरचल, 5th पॉइंट दिया है कुरचल, करचल, ARACHAL, करचल एक्सपेंडिचर। करचल एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिशन क्या था? मतलब ये चाइनीज था कि अब हमें इराक पे नहीं जाएंगे, अब वहाँ का कैंसिल हो गया, अब हम गल्फ कंट्री नहीं जाएंगे, क्योंकि इराक कहाँ पड़ता है? जैसे ये आपका इंडिया है, सॉरी तो मिकी माउस का चेहरा बन गया, ये इंडिया है, तो इधर क्या है? इधर यहाँ पे क्या है? हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे क्या है? ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के ठीक बाद यहाँ पड़ जाता है इराक। क्लियर? तो ये बोले कि अब इराक तो नहीं जा पाए, चलो छोड़ो, अब हम हिमालय से हिमालय जो रूट है वहाँ से जाएंगे और हम चाइना पे चाइनीज एक्सपेंशन करेंगे। अब हम वहाँ जाके अपने जो क्षेत्र है, जो एक्सपेंडिचर है, वो हम वहाँ पे अपना बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये इतने सारे इन्होंने अपने लाइफ में डिसीजंस लिए और मोस्टली वो सारे डिसीजंस में फेल हुए। इस वजह से इन्हें किंग ऑफ कंट्रोवर्शियल कहा जाता है या कंट्रोवर्शियल किंग कहा जाता है। हिंदी में इन्हें पागलों का सरदार या पागलों का सुल्तान कहा जाता है। तो इस तरीके की बातें इनके बारे में हुई। अच्छे थे, बहुत दिमाग से काम करते थे, लेकिन सिर्फ उस काम की प्लानिंग ना करने की वजह से ये मात खा जाते थे। और लगभग इन्होंने 25 ईयर्स अप्रॉक्स इन्होंने रूलिंग करी और उस 25 ईयर्स में इन्होंने 36 टाइम जनता से या अपने शोल्डर से या अपने गवर्नर से रिवॉल्ट झेला है, विद्रोह कर दिया है। सिर्फ इन्हीं कुछ पॉइंट्स की, इन्हीं कुछ नहीं, ये तो मेन पॉइंट्स थे जो बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज थे, ये वो हैं जो शायद छोटे छोटे कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती रहती थी, वो हम सिलेबस में अभी नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये तुगलक डायनेस्टी यहीं पे एंड करते हैं और लास्ट में एक आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक की डेथ हुई, उनके कज़न थे फिरोज शाह तुगलक। इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स दिए गए हैं आपकी बुक में कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए थे। वो काफ़ी वाइज और अच्छे सुल्तान माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी करवाई थी। जैसे उन्होंने एक चीज़ करवाई थी, कुरान के हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाया था। 4 तरीके के टैक्स होते हैं, वो कुरान में लिखे गए हैं, उन्होंने उन्हीं टैक्सेस को अलाउ किया था जनता के ऊपर। दूसरी अच्छी चीज़ करी थी उन्होंने कि उन्होंने उस टाइम इरिगेशन बहुत ज़रूरी था, हर समय ज़रूरी होता है, तो उस टाइम के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था कि जगह जगह पे कैनल्स बनवाए थे जिससे लोग अपने खेतों में आसानी से इरिगेशन कर सके। नेक्स्ट उन्होंने एक अच्छा किया था दीवाने शिफा करके। शिफा मीन्स होता है दवा खाना, ठीक है, हाँ ठीक है, दारुल शिफा, सॉरी दारुल शिफा करके था और शिफा मीन्स होता है हॉस्पिटल इन पर्शियन लैंग्वेज में। तो उन्होंने एक दारुल शिफा नाम से एक हॉस्पिटल खोला था जहाँ का मतलब था कि यहाँ पे सारी दवाइयाँ, जैसे आज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं कि जो लोग नहीं एक्सपेंड कर सकते, नहीं कैपेबल हैं कि प्राइवेट उसमें जाएं, तो वो वहाँ पे जाएंगे और उनका इलाज फ्री में होगा। तो ऐसा ही इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था दारुल शिफा। नेक्स्ट इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक करी थी, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, खैरात मतलब क्या होता है? चीज़ों को बांटना, डोनेशन देना। तो इन्होंने उन गरीब लड़कियों के लिए या गरीब परिवारों के लिए जो इतने ज़्यादा गरीब थे कि अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया
दीवाने खैरात कि वहाँ पे वो उन गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाते थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, अच्छे रूलर थे, और यहीं से हमारी तुगलक डायनेस्टी एंड अप होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी के साथ, सैयद एंड लोधी के साथ, और लास्ट पार्ट उसको वहीं पे अब दिल्ली सल्तनत को वाइंड अप करेंगे। काफ़ी बिग सिलेबस का था ये। चलिए फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। रीडिंग मस्ट है, ज़रूर करिएगा, और इससे रिलेटेड भी अब जितनी एक्सरसाइज है वो अपनी बुक्स में आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।